नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 90वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं, जिससे आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो जाए और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाए। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो महान्यायवादी यानी जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनको लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं। चलिए यहां पर देखते हैं। पहला कथन है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो पहला ही आपका गलत हो गया और हमको गलत वाला ही बताना था। जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनको न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि भारत के में कहीं भी सुनवाई का उनको अधिकार है। कहीं भी किसी भी कोर्ट में उनको सुनवाई का अधिकार है। तो पहला वाला आपका गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता होगा। ये वाला आपका सही है। अटॉर्नी जनरल उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा, वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। यह भी आपका सही है। भारत सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल ही होता है, यानी महान्यायवादी। और चौथा स्टेटमेंट, वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो यह भी आपका सही है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर ही ये अपने पद पर बने रहते हैं, और इनका वेतन आदि भी कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति डिसाइड यहां पर करते हैं। तो 3 स्टेटमेंट बाकी के आपके सही हैं, केवल पहला वाला आपका गलत है। कई बार क्वेश्चन आता है, महान्यायवादी का नियुक्ति जो होती है वो किस अनुच्छेद में है? वो आपके आर्टिकल 76 में है, और इनका पद अवधि निश्चित नहीं है। आपको विकल्प में 6 साल, 62 वर्ष, इस प्रकार के विकल्प दे देगा एग्जामिनर। ध्यान रखना, इनकी अवधि निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा पर यह डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित है? तो चलिए यहां पर देखते हैं। पहला, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन क्या अनुच्छेद 239 में दिया गया है? तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके प्रशासन से संबंधित आर्टिकल 239 है। दूसरा, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार क्या आर्टिकल 111 में है? यह भी आपका सही है। कुछ दिन पहले हमारी संविधान की सीरीज में हमने राष्ट्रपति के बारे में बात करी थी। उसमें हमने देखा था कि जब कोई विधेयक संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको पास कर सकता है, अपने पास रोक सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये सारे जो विकल्प हैं राष्ट्रपति के पास, वो आर्टिकल 111 में बताए गए हैं। तो सेकंड वाला भी आपका सही है। दूसरा, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, इनसे संबंधित आपका आर्टिकल 85 है। यह भी आपका सही है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसी क्वेश्चन को देखिए, इसी लाइन को एग्जामिनर 3 क्वेश्चन यहां से बना सकता है। कहेगा, संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है किस अनुच्छेद के तहत? संसद का सत्रावसान जो होता है राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद के तहत? सत्र जो लोकसभा है उसका विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में है? तो 85 में ये सारी बातें आपकी बताई गई हैं। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही हैं, तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उन्हीं अनुसूची में से एक है अनुसूची 6। अनुसूची 6 किस से संबंधित है? पहला तो आपका क्वेश्चन यही है। अनुसूची 6 हमारे उत्तर पूर्व के 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची 6। वो 4 राज्य कौन कौन है? उन 4 राज्यों में आपका असम शामिल है, आपका त्रिपुरा शामिल है, मेघालय शामिल है। 3 राज्य ये हो गए, और चौथा राज्य है आपका मिजोरम। तो इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 6 में दिया गया है। तो आपका तीसरा और चौथा, सिक्किम और मणिपुर में यह अनुसूची लागू नहीं होती। तो तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी सही आंसर यहां पे हो जाएगा। जो बाकी देश में हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है। और 4 राज्यों के बारे में, जो हमारे 4 राज्य हैं प्रमुख
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्र के बारे में अनुसूची 6 में बताया गया है। तो दोनों अनुसूचियां इंपॉर्टेंट है, इसमें बाकी देश का और इसमें केवल 4 राज्यों का। नेक्स्ट है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। कल ही हमने इसके बारे में बात करी थी। किसी भी राज्य में मंत्री परिषद की जो अधिकतम संख्या हो सकती है विधानसभा के कुल सदस्य के 15% तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, और न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर यहां पे हो जाएगा, इसको आपने ध्यान रखना है। कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके तहत मंत्री परिषद के आकार को 15% पर सीमित किया गया? तो आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है इसमें कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, यहां पर क्वेश्चन ये है। संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक है आपकी सबसे प्रमुख इंग्लिश, इसके अलावा एक आती है आपकी अरबी, इसके बाद आती है आपकी चाइनीज, इसके बाद आती है आपकी फ्रेंच, इसके बाद आती है रशियन और फिर लास्ट में आती है स्पेनिश। तो ये 6 भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। कई बार आपको भाषाएं दे देता है एग्जामिनर और कहता है इनमें से किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है अथवा नहीं। ये तो आधिकारिक भाषाएं हैं। अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन होता संयुक्त राष्ट्र की कितनी कार्यकारी भाषाएं हैं, तो कार्यकारी भाषाएं केवल 2 हैं, एक है इंग्लिश और एक है आपकी फ्रेंच। इन दोनों को कार्यकारी का दर्जा भी प्राप्त है, यानी सारा जो कामकाज होता है वो इन 2 में होता है, और जो ऑफिशियल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो ये सारी हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होती है। एक क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र जो नामकरण है ये किसने किया था? यूनाइटेड नेशन, ये नाम दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। इसका नाम भी आपने याद करना है। यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली इसके महासचिव थे। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध था ये एक फेमस संधि के साथ खत्म हुआ। कई बार वो संधि आती है कि बताइए याडंबो की संधि कब होती है और किसके बीच में हुई थी? याडंबो की संधि 1826 में होती है, अंग्रेजों और बर्मा के बीच में यह संधि होती है। 1824 में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू होता है और 1826 तक चलता है, तब होती है आपकी याडंबो की संधि। तो एक तो आपने याडंबो की संधि याद करना है, 1826 बहुत बार पेपर में आया है। इस दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था 1823 से लेकर 1828 तक, ये था एमहर्स्ट। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एमहर्स्ट को लेकर केवल आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, दूसरा ये संधि के बारे में, और तीसरा बैरकपुर छावनी में जो सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 में, वो इसी के काल में हुआ था। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी, ये बनी थी 1920 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी? ये बनी थी आपके बंबई के अंदर। इसको भी आपने ध्यान रखना है। कई बार जो महत्वपूर्ण संस्था होती है उनका लोकेशन पूछ लेता है कि कहां ये बनी थी। इसके संस्थापक कौन थे? यहां पर अध्यक्ष पूछा, हमने अध्यक्ष बता दिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो संस्थापक थे 1920 में, उनका नाम था NM जोशी। NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी इनका पूरा नाम था। इन्होंने इसकी स्थापना करी और अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष यहां पर जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया था और महामंत्री इसके चमनलाल बजाज बने थे। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पदाधिकारी। जो NM जोशी हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, इनको लेकर एक क्वेश्चन और आता है। इन्होंने ही 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी थी। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको भी साथ में नोट करते हुए चलना। सोशल सर्विस लीग 1911 में बनी थी, इन्होंने बनाई थी, और इन्हीं के द्वारा 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी बनाई गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं NM जोशी को लेकर के। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, जो काफी प्रसिद्ध शब्द है सर्वोदय,
इसका जो अर्थ होता है यानी सभी की प्रगति, इसका सबसे पहला जो उल्लेख किया था, सर्वोदय शब्द जो दिया था, यह महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसका नाम था जॉन रस्किन। जॉन रस्किन से काफी ज्यादा प्रभावित थे। जॉन रस्किन की एक फेमस किताब है अनटू द लास्ट, उस किताब का महात्मा गांधी अनुवाद करते हैं और उसी का शीर्षक रखते हैं सर्वोदय। तो सर्वोदय शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय को लेकर एक क्वेश्चन और याद करना, शब्द पूछेगा तो महात्मा गांधी, और एक क्वेश्चन आता है सर्वोदय समाज की स्थापना किसने करी थी? सर्वोदय समाज की स्थापना 1948 में विनोबा भावे ने करी थी। तो सर्वोदय समाज पूछेगा विनोबा भावे, सर्वोदय शब्द पूछेगा महात्मा गांधी। ठीक है, 1908 में महात्मा गांधी ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला था? अंग्रेजों ने भारत में अनेक प्रकार के यहां पर अधिनियम बनाए थे, एक्ट बनाए थे, चार्टर अधिनियम बनाए थे। उनमें सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे भी तो 1909 में बना था और 1919 में फिर अगला एक्ट आ जाता है, तो मात्र 10 साल भी यहां पर यह चला था। तो सबसे कम अवधि तक चलने वाला अधिनियम कौन था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। जो ये वाला एक्ट है इसी को मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो मॉर्ले मिंटो सुधार ही था जो सबसे कम समय तक चला। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था? इस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था करी गई थी मुस्लिमों के लिए, यानी कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान करी गई जहां पर निर्वाचक भी मुसलमान होंगे और जो उम्मीदवार होगा वो भी मुसलमान होगा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत मुसलमानों के लिए किस अधिनियम के तहत हुई? इसी के तहत। इसी अधिनियम को लेकर जो आगे जाकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा, रैमजे मैकडॉनल्ड, उसने एक स्टेटमेंट दिया था। काफी जल्दी ये अधिनियम आपका खत्म हो गया था, इसको रिप्लेस कर दिया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ने। हालांकि इसके सारे प्रावधानों को खत्म नहीं किया था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन था वो कंटिन्यू था। इस एक्ट के बारे में रैमजे मैकडॉनल्ड कहता है कि यह सुधार प्रजातांत्रिक और नौकरशाही के बीच में एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। तो इसे अधूरा और अल्पकालीन समझौता किसने कहा? रैमजे मैकडॉनल्ड ने। महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। महात्मा गांधी ने कहा मॉर्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो मॉर्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश किया, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो मुगलों से संबंधित जो प्रमुख 6 मुगल हैं उनकी जो किताबें हैं वो पेपर में आती हैं, जैसे बाबरनामा, जहांगीरनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा और शाहजहांनामा। इनके लेखक पूछे जाते हैं कि किसने अपनी रचना खुद करी है। बाबर और जहांगीर ने तो खुद लिखी है, तो वो तो आप इजीली बता देंगे। बाबरनामा बाबर ने लिखी है, जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखी है। जो शाहजहांनामा है इसको इनायत खान ने लिखा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, इसको आपने ध्यान रखना है। अगर हम क्रमवाइज बात करते हैं, सबसे पहले आता है बाबर। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, जैसे बाबर ने खुद लिखा है। बाद में उसी का अनुवाद बाबरनामा में किया गया। इसके बाद आता है बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं की जो किताब है उसकी जो आत्मकथा है उसका नाम है हुमायूं नामा। उसको लिखा है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। ठीक है, फिर आता है अकबर। अकबर की जो किताब है प्रसिद्ध, इससे रिलेटेड जिसके हमें जानकारी मिलती है वो है अकबरनामा। उसको लिखा है अबुल फजल ने। फिर आता है जहांगीर, तुजुक ए जहांगीरी खुद उसने लिखी है। शाहजहांनामा शाहजहां के द्वारा नहीं, इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। शाहजहां के ऊपर 2 किताबें और लिखी गई हैं। एक तो ये हो गई इनायत खान की, एक किताब का नाम है पादशाहनामा। पादशाहनामा जो किताब है आपकी मोहम्मद अमीन काज़वीनी के द्वारा लिखी गई है। और एक किताब है बादशाहनामा, ये किताब भी शाहजहां से संबंधित है। इसको लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे सबसे प्रमुख है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा को मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। एक है फतुहात ए आलमगिरी, इसको ईश्वर दास नागर ने लिखा है। इन दोनों किताबों को आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंसीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो संस्कृत के 2 फेमस कवि बंसीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र ये रहते थे शाहजहां के दरबार में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था।
तो देखिए देवल एक फेमस बंदरगाह था, गुजरात में यह स्थित है। और किस काल का फेमस बंदरगाह है? तो देवल आपके सल्तनत काल का फेमस बंदरगाह है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो हमारी सल्तनत काल वाली सीरीज थी उसमें हमने जब सल्तनत काल के प्रशासन के बारे में, उनके व्यापार के बारे में, उद्योगों के बारे में बात करी, वहां पर हमने देखा था कि समुद्री व्यापार के लिए जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था वो देवल था। इस सीरीज को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इसका जो पीडीएफ है पूरी दिल्ली सल्तनत के नोट्स का, इनकी प्रशासन व्यवस्था को लेकर के सभी वंशों के नोट्स, उनकी पीडीएफ हमारे स्टोर पे अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे वहां से जाकर भी ले सकते हैं। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी है हमारी दिल्ली सल्तनत वाली सीरीज में। प्रिंस ऑफ मनियर्स यानी धनवानों का राजकुमार या धनवानों का युवराज, ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और इसको यह उपाधि एडवर्ड थॉमस ने दी थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था भारत के अंदर, सबसे पहले इसी ने किया था। इस काम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई तो थी, चांदी की पहले मुद्राएं होती थी, चांदी के स्थान पर इसने तांबे और कांसे की मुद्राएं चलाई थी, जिससे बड़ी मात्रा में नकली सिक्कों का फिर उत्पादन वहां पे शुरू हो जाता है और यह योजना फेल हो जाती है। तो एक तो आपने इसको याद करना है, किसने चलाई थी, किस धातु की मुद्राएं चलाई थी। इसने चांदी के स्थान पर तांबे और कांसे की मुद्राएं चलाई थी। अपनी मुद्राओं पर कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जो अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह यहां पर अंकित करवाता था? यानी सुल्तान जो होता है वो ईश्वर की छाया होता है, यह भी यही लिखवाता था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी को एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स यानी धनवानों का युवराज, सिक्के बनाने वाला सुल्तान आदि की संज्ञा दी है। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां होती हैं, यह कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं, 4 वेदों में से एक वेद है, अथर्वा ऋषि के द्वारा इसे लिखा गया है। इसमें मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन यहां पर देखने को मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है कि किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करी गई है? तो वो है आपका अथर्ववेद, इसको भी ध्यान रखना। अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आता है कि जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और इसी में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? काफी महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा। मनरेगा को लेकर के करंट का एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 2023-24 का जो बजट है, लेटेस्ट जो बजट आपका आया है, उसमें मनरेगा के लिए कितनी राशि दी गई है? ये दी गई है 60,000 करोड़। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पिछले वर्ष यह राशि 89,000 करोड़ थी, इस बार लगभग 34% इसको कम कर दिया गया। मांगा हालांकि 98,000 करोड़ था, मिला 60,000 करोड़ है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, कितना है इसका बजट? 60,000 करोड़। सरकार की एक और इंपॉर्टेंट योजना है, काफी फेमस योजना है, जल जीवन मिशन योजना। 2024 तक सभी घरों में स्वच्छ जल की यहां पर व्यवस्था का टारगेट रखा गया है। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं। तो 2 प्रमुख योजनाओं का बजट आपको याद करना है। नेक्स्ट है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य कौन सा है? तो अभी कुछ दिन पहले हमने भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पतियों के बारे में डिटेल में बात करी थी मैप के माध्यम से। उसी में हमने मैंग्रोव वनस्पति के बारे में जाना था। मैंग्रोव वनस्पति भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आता है। इन 3 को आपने याद करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाता है बुध ग्रह। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो बुध ग्रह है, इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन लगते हैं, जबकि पृथ्वी को 365 दिन यहां पर लगते हैं। देखिए, सूर्य का चक्कर लगाने की बात हो रही है, अपने एक्सिस पर घूमने की बात नहीं हो रही है।
सूरज का एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लगते हैं और सबसे ज्यादा समय लगता है नेपच्यून को, 164 साल लगते हैं उसको सूरज का एक चक्कर लगाने में, 164 पृथ्वी के साल। ठीक है, अगर होता अपने एक्सिस पर सबसे तेज कौन घूमता है, तो अपने एक्सिस पर सबसे तेज जुपिटर बृहस्पति घूमता है, केवल 9.9 घंटे, कुछ जगहों पर 10 घंटे भी दिया है, सबसे तेज बृहस्पति। सबसे ज्यादा समय कौन लगाता है अपने एक्सिस पर, शुक्र लगाता है 243 दिन। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी दक्षिण भारत की, यह है आपकी अनाईमुडी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण भारत में एक प्रमुख पर्वतमाला है आपकी नीलगिरी। नीलगिरी की जो सर्वोच्च शिखर है वो डोडा बेटा है। दक्षिण भारत में एक और इंपॉर्टेंट पर्वतमाला है जिसका नाम है अन्नामलाई, और अन्नामलाई की जो चोटी है सबसे ऊंची, उसका नाम है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की ओवरऑल सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरे नंबर पे डोडा बेटा आता है जो नीलगिरी की है। कई बार वो नीलगिरी का नाम दे देता है और आप सीधा अनाईमुडी पे टिक कर देते हैं। तो मैंने आपको दोनों बताया, दो पर्वतमाला प्रमुख हैं, एक आपकी नीलगिरी और एक आपकी अन्नामलाई। नीलगिरी की डोडा बेटा, अन्नामलाई की अनाईमुडी, और ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। लगभग 2695 के करीब इसकी कुल ऊंचाई है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, मीटर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जो राष्ट्रीय आय समिति है इसका गठन किया गया था 1949 में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, कई बार इनका नाम आता है, पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? जिनेवा आपके स्विट्जरलैंड में है और मैक्सिमम जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है काफी ज्यादा, उनका सबका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इनमें से कौन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, बाकी का हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है? सही आंसर है विश्व व्यापार संगठन। WTO जो आपका है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में आता है। बाकियों के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, यूनिसेफ की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को की बात करें, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में आता है। और IMF की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपके वॉशिंगटन DC में आता है। ठीक है, इनकी स्थापना भी पूछ लेता है कई बार। यूनिसेफ आपके 1946 में बना था, यूनेस्को भी आपके 1946 में बना। IMF की बात करें, ये 1945 में बना। और WTO की बात करें, ये बना था 1995 में। WTO से पहले एक और संस्था थी जिसका नाम था GATT। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो विश्व व्यापार संगठन के स्थान पर पहले ये वाला संगठन था। इसे 1995 में खत्म कर दिया गया। गेट आपके 1947 में बना था, 95 में इसको खत्म कर दिया और इसकी जगह पर WTO को लाया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, विश्व व्यापार संगठन ने किस संगठन का स्थान लिया? तो आपने गेट के बारे में बताना है जो 47 में बना। WTO 1995 में आया है, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। कई बार आपसे यूनेस्को, यूनिसेफ इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, केवल CEF की याद कर लीजिए। शुरुआत वाले का नाम तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल है, इसका होता है चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनेस्को की बात करें तो UN में तो आपका यूनाइटेड नेशन हो गया। इसके बाद आता है एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। तो हमने यहां पर 4 प्रमुख संगठनों की स्थापना देख ली, उनका हेडक्वार्टर देख लिया, उनका फुल फॉर्म देख लिया। IMF तो आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट MCQs को यहां पर कवर किया। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखा, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने आपके फैक्ट्स थे, जितने आपके कॉन्सेप्ट थे, उनको भी साथ साथ में क्लियर करते हुए चले। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके 20 में से कितने मार्क्स यहां पर बने, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।